अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदानियाल। सर हमने अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ओ सॉरी अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम। इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम। आज को इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीसरा बड़ा हेड है। सर इससे पहले हमने कैपिटल पढ़ा है, उसके बाद हमने एसेट्स पढ़े। सर आज हम पढ़ने जाने लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज को पढ़ते हैं। सर लाइबिलिटीज, सर डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज को देखते हैं सबसे पहले हम। सर लाइबिलिटीज, सर लाइबिलिटीज का अगर मैं इंग्लिश में तर्जुमा बताऊं ना आपको, तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन। और उर्दू में मतलब होता है इसका जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, ठीक है, मैंने लिखा है और आप बोला भी है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटी इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस की जिम्मेदारी, एक बिजनेस की जिम्मेदारी। अराइजिंग, अराइजिंग मतलब वजूद में आएगी फ्रॉम पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट में आपने कोई ऐसी हरकत करी होगी, पास्ट में आपने कोई ऐसी हरकत करी होगी जिसकी वजह से बिजनेस पर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक प्रेजेंट जिम्मेदारी आ जाएगी। आपने पास्ट में कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी जिससे 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 बिजनेस के ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी कि जिम्मेदारी आ जाएगी। सही है। द सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर्ड, बोल रहा है जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, सेटलमेंट का मतलब है पूरा करने के लिए, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी कि चाहिए होगा, चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? रिक्वायर्ड होगा आउटफ्लो, आउटफ्लो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको चाहिए होगा कोई ना कोई आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब जाना, आउट होना, आपके बिजनेस से आउट होना। क्या आउट होना? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कौन कौन सी इकोनॉमिक रिसोर्सेज? या तो कैश जाएगा, या तो गुड्स जाएंगी, या सर्विसेज जाएंगी। सर आप क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कोई माल खरीदा, 1 लाख रुपए का माल, मैंने आपसे सब्जियां खरीदी, मैंने आपसे सब्जियां खरीदी कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। सही है, उधार पे। तो सर मैंने एक इवेंट किया, मैंने आपसे उधार पे सब्जियां खरीदी। अब मेरा ये पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से बिजनेस पे क्या हो गई? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या आ गई कि मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं। अब ये जो 1 लाख जिम्मेदारी आई है, इसको मैं सेटल कैसे करूंगा, इसको मैं पूरा कैसे करूंगा? मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो यानी कि कैश का आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सर मैंने आपसे 1 लाख रुपए की गुड्स उधार पे खरीदी है, मैंने आपसे 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री उधार पे खरीदी है। सर मैं आपसे वो 1 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री उधार पे ले रहा हूँ, ये मेरा एक इवेंट है, पास इवेंट है। सर इसकी वजह से प्रेजेंट में क्या होगा? सर मेरे बिजनेस के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी, किस चीज की? कि बिजनेस को पैसे देने आपके 1 लाख रुपए। अब ये जिम्मेदारी सेटल कैसे होगी, सेटलमेंट कैसे होगी? इसके लिए रिक्वायर्ड होगी क्या? किसी ना किसी चीज का जाना, आउटफ्लो होना। किस चीज का? इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज यहाँ पे क्या होंगे? कैश होगा 1 लाख रुपए, कैश होगा 1 लाख रुपए मेरे पास से, मेरे बिजनेस के पास से आपके पास, मेरे पास से 1 लाख रुपए जाएगा और आपके पास आएगा। एक ये एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? सर दूसरी एग्जाम्पल ये है कि आपने मुझे 1-2 महीने, 1 साल की फीस एडवांस में दे दी, आपने मुझे 1 साल की फीस एडवांस में दे दी। सर आपने मुझे 1 साल की फीस एडवांस में दे दी। अब मुझ पे जिम्मेदारी है, अब मुझ पे जिम्मेदारी है, अब मुझ पे जिम्मेदारी है कि मैंने आपसे पैसे पहले रिसीव कर लिए, आपसे पैसे पहले रिसीव कर लिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। अब मुझ पे जिम्मेदारी अराइज हो गई, मैंने आपसे पैसे लिए, ये पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से मेरी बिजनेस पे, मुझ पे जिम्मेदारी अराइज हो गई। क्या अराइज हुई? कि मुझे आपको 1 साल तक पढ़ाना है, मुझे आपको 1 साल तक पढ़ाना है। तो सर आउटफ्लो होगा, किस चीज का आउटफ्लो होगा? इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है? सर्विसेज है। तो सर्विसेज क्या होती है? उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसमें मैं कुछ बेच नहीं रहा, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। डॉक्टर आपको कुछ नहीं बेचता, सर्विस देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर आपने मेरे पास आए, आपने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया और आपने कहा यार मेरी शादी होने वाली है, फर्नीचर भिजवा देना मेरे घर 2 महीने बाद। मैंने आपसे 1 लाख रुपए रिसीव कर लिए, मैंने आपसे 1 लाख रुपए रिसीव कर लिए। अब ये जो मैंने एक्ट किया है, ये मैंने जो एक्शन किया है,
इसकी वजह से बिजनेस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या आ गई कि मुझे आपको 1 लाख रुपए का 2 महीने बाद फर्नीचर देना है। अब ये सेटल कैसे होगा? फर्नीचर दे के होगा। क्या आउटफ्लो होगा? फर्नीचर यानी कि गुड्स जाएंगी। सर क्या जाएंगी? गुड्स जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यानी कि आपको उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। यानी कि सर लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लायबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस अराइजिंग, जो अराइज होगी फ्रॉम पास्ट इवेंट and comma the settlement of which required an outflow of an outflow of economic resources, outflow of इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी कि कैश जाएगा या तो गुड्स जाएंगे या सर्विसेज जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। सर लायबिलिटीज को भी दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, लायबिलिटीज को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जिसकी जिंदगी 1 साल तक की उसको कहते हैं क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज। जिसकी जिंदगी 1 साल तक की हो जिनको कहते हैं करंट लायबिलिटीज। जिनकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा की हो उनको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर इससे पहले हमने एसेट्स पढ़ा था, सर इससे पहले हमने एसेट्स पढ़ा था। एसेट्स में क्या पढ़ा था भाई? एसेट्स में ये कहा था जो एसेट्स की जिंदगी 1 साल से ज्यादा होती है उनको नॉन करंट एसेट कहते हैं। सर नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम क्या होता है? फिक्स एसेट होता है। क्या होता है? फिक्स एसेट होता है। तो मैं ये लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, तो मैंने सोचा इस क्लास में आपको ये मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये बात पता चल जाए। फिर कहीं आप मुझसे पूछे सर आपने ये बात मुझे बताई नहीं थी, हालांकि कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं थी। सही है सर। सर यानी कि लाइबिलिटीज को भी दो तरीके से डिवाइड किया था, एक करंट और एक नॉन करंट। सर नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब जिनकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा हो, यानी कि वो जिम्मेदारी जो मुझे 1 साल से ज्यादा में पूरी करनी है। सही है। और एक वो जिम्मेदारी जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पूरी करनी है। मेरे पास जिम्मेदारी है, मिसाल के तौर पे आपने मुझे 1 महीने की फीस दे दी एडवांस में, मतलब अभी चल रहा है मिसाल के तौर पे दिसंबर, अभी क्या चल रहा है? दिसंबर। आपने मुझे दिसंबर और जनवरी की फीस दे दी। दिसंबर तो चलो खत्म हो गया समझ लो, और जनवरी की फीस दे दी, तो अब मेरे पास 1 महीने की जिम्मेदारी है आपको पढ़ाने की। तो ये इसकी जिंदगी 1 साल के अंदर अंदर है, इसकी जिंदगी 1 साल के अंदर अंदर है, तो ये कौन सी हुई? करंट लाइबिलिटी। लेकिन आपने मुझे 2 साल की लाइब्रेरी वो दे दी है, एडवांस दे दी। आपने बोला सर द चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडेंट से फर्स्ट ईयर पढ़ूंगा, द चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडेंट से सेकंड ईयर पढ़ूंगा। आप मेरे ये ले पैसे, आप ले लें ये पैसे ले लें, और आपसे ही पढ़ना है मुझे। अब जो जिम्मेदारी है आपको 2 साल तक पढ़ाने की जिम्मेदारी है, अब जो जिम्मेदारी है आपको 2 साल तक पढ़ाने की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को कहूंगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट। सर एग्जाम्पल देखें, सर एग्जाम्पल देखें नॉन करंट एसेट्स की। सर एग्जाम्पल क्या है? सर सबसे पहली एग्जाम्पल, सर लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, सर जो आप लोन लेते हैं, ज्यादातर जो आप बैंक से लोन ले रहे होते हैं सर, वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए ले रहे होते हैं, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। यानी कि जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर हो। लॉन्ग टर्म लोन, सर लोन ले लिया मैंने, बैंक से पैसे उधार ले लिए सर, 5 साल के लिए उधार लिए सर, बिजनेस करने के लिए उधार लिए सर, बिजनेस करने के लिए 5 साल के लिए उधार लोन ले लिया। अब मैं इस एक्ट की वजह से जिम्मेदार हो गया हूँ, ऑब्लिगेशन आ गई है, अराइज हो गई है किस चीज की? कि मुझे बैंक को 5 लाख रुपए देने हैं, मुझे बैंक को 5 लाख रुपए देने हैं 5 सालों के अंदर अंदर। तो सर ये नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। सर इसी तरीके से मॉर्गेज पेएबल, मॉर्गेज पेएबल, सर ये क्या होता है, कैसे होता है? मतलब बहुत सारी चीजें बताने के लिए है, लेकिन कुछ चीजें अकाउंटिंग में आपके लेवल पे सिर्फ नाम के हद तक है, तो सिर्फ नाम के हद तक रख ले इसको, तो आसानी होगी। बाकी अगर आप चाहेंगे आप मुझसे मैसेज पे पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि मॉर्गेज पेबल क्या होता है। सर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, डिबेंचर या बॉन्ड्स। देखिए मैं आपको है ना आगे आने वाले लेक्चर में किसी दौरान में बताऊंगा कि कंपनी के पास पैसा कैसे आता है। कंपनी के पास पैसा कैसे आता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पास, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पास जो पैसा आता है वो दो तरीके से आता है। या तो वो कंपनी बोलती है आप मेरे मेरे मालिक बन जाओ, यानी कि आप मेरे शेयर्स खरीद लो। क्या खरीद लो? मेरे शेयर्स खरीद लो, शेयर्स बाय कर लो। शेयर्स बाय करोगे तो आप मालिक बन जाओगे। या कंपनी बोलती है आप मेरे डिबेंचर्स बाय कर लो और मुझे लोन दे दो, यानी कि कंपनी एक कागज का टुकड़ा लेती है और वो आपको बोलती है, वो कंपनी बोलती है मैं बेच रही हूँ 100 रुपए का, ये 100 रुपए का मुझसे ले लो। वो कागज का टुकड़ा आप ले लेते हो और कंपनी को 100 रुपए दे दो। उस कंपनी से जो कंपनी के पास 100 रुपए आए, उस 100 रुपए से कंपनी बिजनेस स्टार्ट करेगी, बिजनेस करेगी कोई, और फिर उस पर आपको सूद देगी, इंटरेस्ट देगी। इसको कहते हैं बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। बॉन्ड्स
या डिबेंचर्स। सर इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशन, सही है। सर ये जो बड़े बड़े आपने आपने पेट्रोल पंप देखे, बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए होते हैं सर, ये लीज पर आते हैं। लीज का मतलब है किस्तों पर आते हैं। किस पर आते हैं? किस्तों पर आते हैं सर। तो इनकी जो किस्तें होती है वो 10-10 साल तक चल रही होती है। सर में समझ आ रही है बात? लीज ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? किस्तों की जिम्मेदारी, किस्त पे करने की जिम्मेदारी, सही है। डेफर टैक्स लायबिलिटी, सर ये क्या होती है, कैसे होती है? सर बस नाम के हद तक दी हुई, तो नाम के हद तक पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, सर ये भी नाम के हद तक दी हुई, तो नाम के हद तक ही पढ़ेंगे। सर मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन वो होता है जो 1 साल से ज्यादा का लोन लो आप बैंक से। सर मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया डिबेंचर्स। डिबेंचर वो चीज होती है जिससे कंपनी पैसा लेती है लोगों से। क्या करती है? कागज का टुकड़ा पकड़ाती है आपको और आपसे बदले में कुछ पैसे ले लेती है, और उस पैसों के बदले में आपसे आपको इंटरेस्ट देती है, और वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है सर। सर आगे करंट लायबिलिटीज में अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल, सर अकाउंट्स पेएबल क्या होता है? देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर मैं सब्जी वाला हूं, मैं सब्जी उधार पे बेचता हूं, तो मैं बोलता हूं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है? सब्जी बेचना। और अगर मैं ये सब्जी उधार पे खरीदता हूँ, ये सब्जी उधार पे खरीदता हूँ, तो सर इसको कहता हूं मैं अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। यानी कि मुझे देखना पड़ेगा मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? अगर मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सब्जी बेचना है, वेजिटेबल बेचना है, सर मैं फ्रूट वाला हूँ, मैं सब्जी वाला हूँ, तो अगर मैं फ्रूट्स या सब्जी को उधार में बेचता हूँ, तो सर इस उधार की जगह मैं बोलूंगा अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन अगर यही सब्जी, यही क्या कहते हैं, फ्रूट्स में उधार पे खरीदता हूं, तो मैं बोलूंगा अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर इसी तरीके से एक सब्जी वाले ने ठेला उधार पे खरीदा। ठेला उधार पे खरीदा। ठेला उधार पे खरीदा। अब मैं यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल नहीं कहूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा कि पेएबल, सप्लायर को पेएबल कर दूंगा, नाम के साथ सप्लायर को पेएबल कर दूंगा। ठीक है। जैसे वहां पे था ना अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, और क्या कहते हैं, ड्यू इनकम थी, यहाँ पे होगा अक्रूड आउटस्टैंडिंग ड्यू एक्सपेंस होगा। ठीक है। यानी कि मैं आपको बताता चलूं, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का आई लिख रहा हूं, स्टॉक, स्टॉक का एस लिख रहा हूं, गुड्स या मर्चेंडाइज, ये उधार पे बेचेंगे, सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, तो क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल आएगा। सही है। और अगर ये उधार पे आप परचेज करेंगे, क्या करेंगे? परचेज करेंगे, तो क्या आएगा? अकाउंट्स पेएबल आएगा। ठीक है सर। इसको हमें डिटेल में जाके लेटर स्टेज में, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा लेटर स्टेज में। लेकिन क्या कर सकते हैं सर, अकाउंटिंग लिंक ही इतना है, तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है सर। सर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखिए बिजनेस है ना, बिजनेस, बिजनेस लाखों की तादाद में रोजाना बिजनेस में पैसा आता है। मतलब बड़े बिजनेस की बात करो, मतलब लाखों रुपए आ रहा होता है, लाखों रुपए की पेमेंट हो रही होती है। तो जो बिजनेस का मालिक होता है ना, उसको भी नहीं पता होता उसके बैंक में कितना पैसा आया पूरे दिन में, कितना पैसा गया। तो वो बैंक से कहता है कि तुम मेरे को एक ओडी फैसिलिटी दे दो। क्या दे दो? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कम है, मिसाल के तौर पर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए 1 लाख रुपए, और मैंने एक चेक इशू कर दिया 1.5 लाख रुपए का। एक चेक इशू कर दिया कितने का? 1.5 लाख रुपए का, अपने सप्लायर को, जिससे मैंने माल खरीदा है उसको 1.5 लाख रुपए का चेक दे दिया। मेरे बैंक में तो 1 लाख रुपए। अगर ये ओडी फैसिलिटी ना हो, तो मेरा चेक हो जाएगा बाउंस, कि मेरा चेक, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरा चेक हो जाएगा नॉन सफिशिएंट फंड। सही है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है और मैंने इतना इशू, बड़ी अमाउंट का चेक इशू कर दिया। लेकिन यहाँ पर ओडी फैसिलिटी जिसके पास होगी, बैंक अपने पैसों से, बैंक अपने पैसों से वो 1.5 लाख रुपए दे देगा, जिसमें से 1 लाख रुपए मेरे होंगे, 50,000 रुपए किसके होंगे? बैंक के होंगे। और बैंक मुझे बोलेगा भाई मैंने तुम्हारे ब्याह पे 50,000 रुपए उस बंदे को दे दिया ताकि तुम्हारी इज्जत में कोई बात ना आए, तुम्हारी इज्जत ना खराब हो, तुम्हारा इज्जत ना खराब हो। अब तुम मुझे क्या करो, उस क्या कहते हैं, मुझे ये पैसे दे दो। तो सर अगर कोई मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दे,
कोई मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दे तो मुझे उसके पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए? देने चाहिए। ये जिम्मेदारी है या नहीं है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। सर शॉर्ट टर्म लोन, सर लोन अलग चीज है, ओवरड्राफ्ट अलग चीज है। सर लोन में लेता हूँ एग्रीमेंट के थ्रू, लोन में लेता हूँ एग्रीमेंट के थ्रू, यानी कि मैं गया, मेरा बोला यार 1 साल का लोन दे दे मुझे, सही है, वो मुझे लोन दे रहा है। ओवरड्राफ्ट में मैं लोन नहीं लेता, ओवरड्राफ्ट लोन नहीं है। ओवरड्राफ्ट क्या है? ये कॉल फाइनेंस है, जब जरूरत हो जब मुझे बैंक लोन दे देता है, ठीक है। ये लोन शॉर्ट टर्म लोन क्या है? जब मैं अपने समझ बूझ के साथ बैंक के साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि मुझे लोन चाहिए, सही है, मुझे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए। लेकिन ओडी फैसिलिटी क्या है कि बैंक से मैंने एक ओडी फैसिलिटी ली हुई है, लेकिन मेरे बैंक में पैसा ही इतना था माशाल्लाह कि मेरे कभी भी बैंक में पैसे खत्म ही नहीं हुआ तो कि मैं ओडी फैसिलिटी यूज करूं। समझ आ रही है? मतलब मेरे बैंक में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बैंक में पैसा कम हो और मैंने पेमेंट ज्यादा की कर दी हो, पेमेंट ज्यादा की कर दी हो, तो मैंने बैंक का पैसा तो यूज ही नहीं किया। समझ आ रही है? तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? कॉल फाइनेंस है। क्या है? कॉल फाइनेंस। कॉल फाइनेंस का मतलब, कॉल का मतलब होता है पुकार, जब पुकारो जब आ जाएगी, सही है, जब पुकारो जब आ जाएगी। तो ये कॉल फाइनेंस है, यानी कि ये एक कोई एग्रीमेंट वेग्रीमेंट में नहीं होता कि मैं इतना लोन दूंगा इतना वो दूंगा। लिमिट होती है कि भाई इतनी लिमिट के अंदर अंदर आपकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या कहते हैं भाई, शॉर्ट टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है यार, ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। शॉर्ट टर्म लोन होता है, आप बैंक के पास जाते हो, रूबरू बैठते हो और बोलते हो भाई कि मुझे लोन चाहिए। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आपने एक चेक इश्यू कर दिया जिसमें से कुछ पैसे आपके पास से ही जाएंगे, कुछ पैसे शायद बैंक दे दे, ठीक है, क्योंकि आपके बैंक में पैसे कम हो गए, आपको पता ही नहीं चली ये बात, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ठीक है, नहीं समझ आ रही सर? मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सर आपने, आपको शादी में जाना था अपने दोस्त की, आपने बोला यार उसको पैसे देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, आपने दूसरे दोस्त के पास गए और 1 लाख रुपए लोन ले लिया। 1 लाख रुपए क्या ले लिया? लोन ले लिया। उसको बोला यार 6 महीने बाद रिटर्न कर दूंगा। ये है शॉर्ट टर्म लोन। ये क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। आप और आपके दोस्त खाना खाने जा रहे थे, आप और आपके दोस्त खाना खाने जा रहे थे, और अमेरिका सिस्टम था, सबके हिस्से में 1500-1500 रुपए आए, ठीक है, लेकिन आपके पास उस वक्त 600 रुपए निकले, और तो आपके दोस्त ने कहा बाकी पैसे मैं दे रहा हूँ, बाकी पैसे मैं दे रहा हूँ, बाकी पैसे मैं दे रहा हूँ, तुम मुझे घर जाके दे देना। सर ये है ओवरड्राफ्ट। मैंने कुछ सोच समझ के लोन नहीं मांगा उससे, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर इसके बाद क्या है? अक्रूड एक्सपेंस, यानी कि रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, मतलब कोई से भी नाम हो सकते हैं। अक्रूड एक्सपेंस का मतलब है कोई सा भी एक्सपेंस जो बकाया हो। अक्रूड का मतलब होता है बकाया, अक्रूड बोलूं, आउटस्टैंडिंग बोलूं, ड्यू बोलूं, इन सबका मतलब क्या होता है? बकाया। अन इनकम, अन इनकम या एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तब जैसे मैंने अब लास्ट क्लास में बताया था, या शायद इसी क्लास में बताया था, कि अगर आप मुझे एडवांस में फीस दे दें, आप मुझे अगर एडवांस में फीस दे दें, सर ये क्या मैंने पैसे कमा लिए? आपने मुझे फीस क्यों दी है? ताकि मैं आपको 2 महीने अगले पढ़ा सकूं। तो क्या ये मैंने कमा लिए? सर नहीं कमाए। क्यों नहीं कमाए? क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। अगर मैं आपके पैसे लेके भाग जाऊं आज, मिसाल के तौर पे, तो सर क्या आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ेंगे? आप पुलिस को नहीं बोलेंगे यार ये मेरा बंदा पैसे लेके भाग गया, इसने कहा था कि मैं घर बेचूंगा? तो अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम या अनअर्न रेवेन्यू का मतलब है वो पैसा जो आपने कस्टमर से रिसीव कर लिया, मगर उसके बदले में अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी। आपने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं करी, आपने जो आपकी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं करी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से सेल टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, करंट पोर्शन ऑफ लोन, टर्म लोन। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। सर ये लाइबिलिटीज का था, और सर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज का लेक्चर कम्युनिकेट कर पाया हूँ, समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।